चलो यार, सीएम एंटर ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क दिया था, राइट? चलो सॉल्व करते हैं बेटा, सब लोग आ जाना। 23 ट्राई किया क्या बेटा आप सभी ने? क्या तकलीफ आई 23 के अंदर में? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सोच रहे थे ना आप? चलो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आ जाओ अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, XYZ sharing profit and losses in the ratio 2:1 agreed upon the dissolution of their partnership on 31st December 2021, on which date their balance sheet was as under। तो ये लोग पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का सोच रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को, और उस दिन का इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ध्यान देना। उस दिन का बैलेंस शीट कैपिटल दिया हुआ था एक्स और वाई का, उस दिन रिजर्व फंड था, उस दिन एक जेएलपी फंड भी था 10,000 का। लगता है इन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल के रखा होगा, चेक करो तो। जेएलपी फंड यानी लाइबिलिटी साइड में जेएलपी रिजर्व है, और इतना ही जेएलपी असेट में होना चाहिए, तो सम करेक्ट है। देखो है क्या असेट में? यस। कौन सी मेथड है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कौन सी मेथड है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? बोलो बेटा। ये थर्ड मेथड है, क्योंकि थर्ड मेथड में जेएलपी को असेट ट्रीट करके हम लोग क्या बनाते हैं, जेएलपी रिजर्व। अगर यहाँ जेएलपी रिजर्व नहीं होता, सिर्फ जेएलपी होती, तो ये कौन सी मेथड होती, सेकंड। बट यहाँ पे जेएलपी रिजर्व भी है और जेएलपी एसेट भी है, मतलब ये कौन सी मेथड पढ़ा था कि हमने? थर्ड मेथड है बेटा, ये तो क्लियर हो गया। चलो थर्ड मेथड मतलब यहाँ पे जो भी फायदा नुकसान रहेगा पहले फंड में डालेंगे, और फंड से हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। आ जाओ। हाँ ओके ओके ना, आ जाओ। उसके बाद आगे क्रेडिटर्स दे दिए हैं, लिस्ट प्रोविजन। अब ये कौन सी प्रोविजन है क्रेडिटर्स के ऊपर 500 रुपए की? एनीबडी? क्रेडिटर्स पे जो प्रोविजन दिया हुआ है ये कौन सी प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। लेस किया है ना क्रेडिटर्स को, लेस किया मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके लिए हमने प्रोविजन बनाई, और कंफर्म मिलने वाला है तभी बनाए, नहीं तो हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के खिलाफ चले जाएंगे। क्रेडिटर्स से फ्यूचर में डिस्काउंट मिलेगा, नहीं फ्यूचर में फायदा होगा, फ्यूचर में होने वाले फायदे को रिकॉग्नाइज नहीं किया करते, लेकिन कंफर्म है, श्योर है, इसीलिए तो हमने लिखा ना। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दिया है, इधर में फिक्स असेट, जेएलपी, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, स्टॉक, प्राइस लोडिंग। क्या बेटा है प्राइस लोडिंग? ये जो 10,000 का स्टॉक है ये एट इनवॉइस प्राइस होगा, एट सेल प्राइस होगा, उसमें प्रॉफिट कितना घुसा पड़ा है, 2,000 का, जो हमने माइनस कर दिया। कंसाइनमेंट में पढ़ा था ना बचपन में, गुड्स अगर एट इनवॉइस प्राइस है तो उस पर स्टॉक पे लोडिंग जो है हमें क्या करना है, माइनस करना है। बाद में इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट में 500 का, और हमने एक रिजर्व क्रिएट करके रखा है, फ्लक्चुएशन रिजर्व और फ्लक्चुएशन फंड। इसी को प्यार से इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें ऐसा लगता है कि जितनी होनी चाहिए उससे 500 कम हो जाएगी, तो हमने अभी से क्या कर दिया, उसके लिए एक फंड बना लिया, रिवैल्यूएशन फंड, रिवैल्यूएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन फंड। शाम तेरे कितने नाम, ये अलग अलग नाम। क्यों किया हमने फंड, क्यों बनाया? बिकॉज कंजर्वेटिज्म, हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। आगे कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड, जेड का डेबिट बैलेंस है भैया, एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस था, और जेड का जो कैपिटल है वो निगेटिव कैपिटल है, डेबिट बैलेंस है। जेड के कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और बैंक बैलेंस दे दिया। बस अभी तक इतना मालूम पड़ा है कि ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम, बस इतना ही मालूम है कि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते। आगे बोला इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एट ₹6,000, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टेकन ओवर बाय वाई। इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया, क्रेडिटर्स वाई ले गया,
was agreed to settle the accounts with them at 9,900. ठीक है, आगे remaining creditors were paid rupees 7,500. बचे हुए क्रेडिटर्स पे कर दिए. जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर्ड एंड फिक्स एसेट रियलाइज 70,000. जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दिया. बोलो क्या हुआ होगा? सरेंडर कर दिया मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दिया मतलब क्या हुआ होगा? हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ो थर्ड मेथड और मुझे बताओ. मैंने बताया था सिंपल से एंट्री. सरेंडर करने का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी के मुंह पे जाके उसकी पॉलिसी मार दिया और हमने हमारे पैसे ले लिए. बोलो कितने पैसे मिले होंगे यहाँ पे? फुल वैल्यू है सरेंडर वैल्यू? कितने होशियार बच्चे. तो यही तो था जेएलपी का एडजस्टमेंट. और कुछ था ही नहीं, फिर क्यों नहीं ट्राई किया? कितने बच्चों ने ट्राई किया घर पे? सब ट्राई किया था बट नहीं आए. जेएलपी का नहीं आए तो अभी जवाब भी तो आप ही नहीं दिया जेएलपी का. किस तो बैंक टू जेएलपी. उसके बाद आगे और देखो. स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 7,000 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली. ऐसा जिसके अंदर में जेएलपी का जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी. ये देखो हमने थर्ड मेथड में लिखवाया हुआ है कि जेएलपी अगर सरेंडर कर दिया तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास में? पैसा. सरेंडर किया तो कौन सा वैल्यू आएगा? सरेंडर वैल्यू. बराबर है. किसी की डेथ हो गई रहती तो क्या आता? फुल वैल्यू. और जो भी डिफरेंस आता है वो कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग थर्ड मेथड में? जेएलपी रिजर्व में. राइट. चलो आ जाओ आगे. वन कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज ए बैड नाउ पेड 800 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 9,000 मेंशन अबव. ठीक है, एक ऊपर जो डेटर से रियलाइज हुए 9,000 उसमें ये 800 इंक्लूडेड नहीं है. एक कस्टमर था ऑलरेडी उसका पैसा डूब गया. ऑलरेडी मैंने बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया. अचानक उसके सपने में देवी आई होगी, उसने ला के दे दिए पैसे. मना तो कर नहीं सकते. तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. तो वो डेटर्स में नहीं है ऊपर के 9,000 में. देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड रुपीज 3,000 हाफ ऑफ विच हैंडेड ओवर टू द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अनरिकॉर्डेड असेट कितनी थी? 3,000. फायदा हो गया यार. उसमें से आधी हमने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वालों के लिए दे दिया. यानी 5,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी तो हमने 1,500 अनरिकॉर्डेड एसेट जो 3,000 थी ना उसमें की आधी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वालों को ट्रांसफर कर दिया. इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 2,500 एंड द रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज 1,300. वाई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन and he is granted a salary of 400 per month. Actual expenses amounted to rupees 1100. Dissolution was completed and final payment were made on 30th April. Dissolution complete हो गया और फाइनल पेमेंट सभी को 30 अप्रैल तक कर दिए. प्रिपेयर रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. और कोई वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे. सो सबसे पहले क्या बनाने के लिए बोला है बेटा? रियलाइजेशन. आ जाओ अभी बना लेते. लिखो जो जो चीज़ें बनाने के लिए बोली है वो बना लो. पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे. कितनी असेट्स और लाइबिलिटी एक बार चेक करो क्वेश्चन में. सर बहुत सारी है. बड़ा रियलाइजेशन बना लो. शुरुआत समझ में आए कैसे करना है? जो बोला है बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लो. और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट. तो मैं बैंक अकाउंट भी बना लेता हूं. रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल कहाँ बना लो? यहाँ बना लो नीचे, ज़्यादा जगह लगेगी ना. 3 लोग हैं ना. पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट. कौन कौन है 3 पार्टनर? देखो क्वेश्चन में
एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। डन, चले आगे। जो बोला उसका फॉरवर्ड बना लिया। स्टेप नंबर 1 ओवर। स्टेप नंबर 2 चालू करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लिख दूं यहां पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बेटा एक्स और वाई का, 40,000 और 30,000। उसके बाद अगला आइटम क्या दिख रहा है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का क्या करना है रे बेटा, अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे या डायरेक्टली पार्टनर्स को दे देंगे, पार्टनर्स को देंगे ना, बराबर। रिजर्व फंड से रियलाइज थोड़ी होने वाला है कुछ, वो तो पार्टनर के पुराने प्रॉफिट से हमने क्रिएट किया था, पार्टनर को ही दे देंगे। ओल्ड रेशो क्या है इनका, चेक करो, ओ 2:2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो दे दो। बाय जनरल रिजर्व और बाय रिजर्व फंड बता दो। 4,000 एंड 2:1 में बांट दिया। नरेशन लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड। डन। देखो नेक्स्ट आइटम क्या दिख रहा है बेटा, JLP फंड, JLP रिजर्व, बरोबर है, कितना है बेटा 10,000। आपको थोड़ा सा समझाने के लिए काम करता हूँ। ये JLP फंड बना लेते हैं अलग से। सर ये क्यों बनाया अलग से, आखिरी में जो कुछ इसका बैलेंस रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। JLP फंड का बैलेंस बता दो बेटा, कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख दो, वेरी गुड। क्रेडिटर्स कितने बेटा यहाँ पे, 19,000 और उसकी प्रोविजन है 500 की, 18,500। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, करने वाला था मैं रियलाइजेशन में, बट चेक करो कोई लेके गया है क्या क्रेडिटर्स, कौन लेके गया है, तो काहे के लिए रियलाइजेशन, वाई के अकाउंट में ट्रांसफर करो ना, यस और नो। कोई अगर नहीं लेके जाता तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देता। वाई सारे लेके गया क्या, पढ़ो तो नीचे, वाई who has agreed to settle the accounts with them, investment taken over by X, creditors of 10,000 taken over by Y, who has agreed to settle with them 9,900। अच्छा सारे क्रेडिटर नहीं लेके गया, वो 10,000 के क्रेडिटर लेके गया। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 19,000 के, उसमें से कितने के लेके गया, 10 के, तो बचे 9,000 के क्रेडिटर कौन ले गया बताओ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड। अच्छा तो बचे हुए क्रेडिटर्स फर्म में ही है, तो 19 में से 9 के क्रेडिटर ट्रांसफर करेंगे, ये देखो बाय क्रेडिटर्स किसके अकाउंट में, 19 में से 10 के टेकन ओवर, और बचे हुए 9,000 के क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बाय क्रेडिटर्स, कितने के, 9,000 के। क्रेडिटर्स का हिसाब खत्म, बराबर। आगे प्रोविजन है, रियलाइजेशन के डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 500 का, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितने का है, 500 का है। क्लियर है, चलो आगे। आगे और क्या दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कौन लेके गया, कुछ दिया है क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं, ट्रांसफर कर दूं रियलाइजेशन में, बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स के नीचे ऐसा लिखना 19 माइनस 10 वो लेके गया ना बाय, हाँ, बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग बता दो, 2,000।
बाय सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। डन। उसके बाद लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, असेट साइड में आ जाओ। असेट में क्या दिया पहले, फिक्स असेट कितने का है, 50 का। कौन ले गया? फिक्स असेट के बारे में कुछ बोला है क्या? नो, कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना ही बोला है ना, फिक्स असेट रियलाइज। कोई लेके नहीं गया, मतलब रियलाइजेशन में डालू क्या? सो टू फिक्स असेट कितना है, 50,000। बुक वैल्यू पे सबको ट्रांसफर करना है। मानो जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू, सेपरेट अकाउंट, सॉरी, जीएलपी अकाउंट। एसेट है तो डेबिट में लिखो ना ओपनिंग बैलेंस, टिक लगा दो इसको भी, है ना। बैलेंस शीट के सारे एक एक आइटम हो रहे हैं बेटे। डेटर्स कितने के थे, 10 के। कौन लेके जा रहा है डेटर्स? डेटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो, स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज बोला है, वन कस्टमर हुज अकाउंट, ओके बिला, छोड़ दो। डेटर्स कोई लेके नहीं गया, कहां ट्रांसफर करूं, रियलाइजेशन में। कितने के थे डेटर्स, 10,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगेन रियलाइजेशन बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितने थे, 500। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है, डेबिट करो, सो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस लेस प्राइस लोडिंग। स्टॉक का क्या हुआ है देखो तो जरा, कुछ भी नहीं हुआ है, सो ट्रांसफर कर दो क्या, रियलाइजेशन टू स्टॉक। स्टॉक का प्राइस लोडिंग था, आपको अलग अलग ट्रांसफर करना है, अलग अलग भी किया तो चलेगा। स्टॉक ऐसे एट कॉस्ट ट्रांसफर कर देता हूं मैं डायरेक्टली। कितना था बेटा उसका, तो एट कॉस्ट 8,000, नहीं तो आप 10,000 और अपोजिट में 2,000 भी लिख सकते हो, बट मैंने क्या एट कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया, ब्रैकेट में लिख देता हूं एट कॉस्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या? हाँ, पहले ही लाइन दिया है नीचे बैलेंस कितने को, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स। इन्वेस्टमेंट कितने का था बेटा, 8,000 का। फ्लक्चुएटिंग फंड था 500, एक्स कितने में लिख के गया, 6 में, कॉमा क्रेडिटर्स ऑफ 10,000, वो तो ठीक। बोलो कहां पे लिखो इन्वेस्टमेंट का, एक्स के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। एक्स कितने में लेके गया लेकिन इन्वेस्टमेंट, 6,000 में। देख मुन्ना, यहां लिखेंगे टू 6,000, एक्स 6 में ले गया ना, कितने का नुकसान हुआ, इन्वेस्टमेंट का नेट नुकसान ही निकाल लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड का 500 माइनस करके 7.5 की चीज़ 6 में ले गया ना। सर वो फंड अलग से ट्रांसफर करना है, चलेगा, अलग से रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो भी चलेगा। मैं नेट इफेक्ट लिख लेता हूँ। कितना है बेटा नेट इफेक्ट, 7,500 का चीज वो 6 में ले गया, 1,500 का लॉस हुआ है क्या? इन्वेस्टमेंट 7.5 से क्रेडिट होना ही चाहिए, तो ही वो अकाउंट क्लोज होगा, नहीं तो बैलेंस शीट में चमकते रहेगा। सो एक्स अकाउंट डेबिट 6,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,500, टू इन्वेस्टमेंट 7,500। चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो गया और एक्स डेबिट हो गया, लॉस हो गया और रियलाइजेशन में चला गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ जेड कितना था बेटा, 2,000। ये लिख दिया, ठीक है, डेबिट साइड में। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया 23,500, बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,500।
हेलो 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 हेलो, बैलेंस शीट खत्म हो गया पूरा? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल था, अभी तक कोई भी नई चीज़ की हमने, एकदम दूध पीता बच्चा भी करेगा आराम से, राइट? एक 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 आइटम हमने उठा के जगह पे लिखा है, दैट्स इट। अगली एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ। इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 6000, वो तो हमने लिख दिया क्या? देखो तो ज़रा, एक्स के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 टेकन ओवर बाय वाई, वो भी लिख दिया क्या? देखो तो ज़रा, बाय क्रेडिटर्स। वो हैज़ अग्रीड टू सेटल द अकाउंट्स विद देम एट 9,900, ठीक है ना? वाई उसके साथ कुछ भी करे, अपने को क्या लेन देन? वाई ले गया ना क्रेडिटर्स, अब वाई उसका पेमेंट करे ना करे, 9,900 दे कि 9 करोड़ दे, अपने को क्या लेना देना? वाई जाने, वो क्रेडिटर जाने। सही बोल रहा हूँ? क्लियर? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 11वीं कक्षा का है ना, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस में से अपने बिजनेस की अकाउंटिंग हो गई। अब वो क्रेडिटर वाई लेके गया, वाई को क्रेडिट दे दिया, क्रेडिटर्स कम हो गए। अब वो क्रेडिटर्स के साथ अत्याचार जो करना है करे, अपने को लेन देन नहीं। तो 9,900 का यहाँ पे एसएच एंट्री नहीं आएगा। आगे और देखो क्या बोले, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 7,500, बचे हुए क्रेडिटर्स को 7,500 दे दिया। चलो दे दो तो बेटा बचे हुए क्रेडिटर्स को टू बैंक अकाउंट लिख दो क्या? रियलाइजेशन में थे ना बचे हुए क्रेडिटर्स पेड 7,500, खत्म, सिंपल। चलो आगे, नेक्स्ट। उसके बाद आगे और क्या बोला है देखो जरा, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना है बेटा, जहां भी कोई डाउट आए कि सर ऐसा क्यों, तो प्लीज पूछो आप। उसके बाद जेएलपी वॉज सरेंडर्ड, ओके रुको रुको, सरेंडर करो पहले जेएलपी, इसका दूसरा इफेक्ट बैंक में देना बेटा, भूल जाओगे तो बाद में। बाय रियलाइजेशन 7,500, जेएलपी सरेंडर करो, जेएलपी से पैसा आ गया, कितना पैसा आया होगा कुछ बोला नहीं है तो सरेंडर वैल्यू, जेएलपी अकाउंट क्लोज, बैंक के डेबिट में टू जेएलपी, बराबर, ये भी हो गया। आगे और क्या बोला है बेटा, फिक्स असेट्स रियलाइज्ड 70,000, अभी रियलाइज कर लेते हैं, बाय बैंक 70,000, बराबर, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन 70,000, राइट। मैंने बस आपको बताने के लिए जेएलपी और जेएलपी रिजर्व अलग से बनाया है। आपको अगर किसी को ऐसा लगता है कि जेएलपी एसेट बाकी एसेट के साथ ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में, तो आप कर सकते हो, बट सेपरेट ट्रीटमेंट आपको एक बार बता दिया थर्ड मेथड में जैसा करते थे। बट आपके पास एक और रास्ता है। सर इतने सारे रास्ते क्यों होते हैं, एक ही रास्ते से नहीं कर सकते हैं क्या? बेटा अब ये फर्म बंद हो रही है, बराबर है, मर रही है, मरने वाले के लिए ज़्यादा रूल नहीं है। बच्चा जब घर पे पैदा होता है तब बहुत रूल्स और रेगुलेशन सब स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, लेकिन जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे देखो कोई रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, वैसे भी मर रही है फर्म, डिसोल्यूशन है। समझ में आया क्या? अल्टीमेट इफेक्ट सेम होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है, राइट। चलो आगे, उसके बाद और देखो आगे क्या बोला है, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते आना। जेएलपी सरेंडर हो गया, फिक्स एसेट रियलाइज हुआ, इसका दूसरा इफेक्ट दे दिया बैंक में। आगे बोला है बेटा, कहा गया रे 70,000 के बाद स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 7,000 एंड 9,000, ओ हो बाय बैंक 7 + 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 16, टू रियलाइजेशन 16, नीचे ब्रैकेट में लिखो स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड, बराबर ना। आगे और क्या दिया है बेटा, वन कस्टमर whose account was written off as bad now paid ₹800, which is not included in the above debtors। एक कस्टमर था
उससे पैसा आ गया। अब बोलो, वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, क्या करेंगे बताओ? एंट्री बताओ, एंट्री। कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, बराबर है, ऐसे करेंगे ना, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश बैंक, जो बोलना है बोलो। अब मुझे बात और थोड़ा सा सोच के बताओ क्या एंट्री रहेगी, थोड़ा सा और सोचो, ट्राई करो। बैंक टू, और कोई? बैंक टू डेटर्स। हम लोगों को यहाँ धंधा बंद करना है, तुम नए नए अकाउंट खोल रहे हो। वेरी गुड, रियलाइजेशन, यस और सिंपल है। हम लोगों को यहाँ पे सारे अकाउंट बंद करने हैं और खोलने हैं, बंद करना है ना। तो आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, खुल गया ना एक नया अकाउंट बैड डेट रिकवर्ड। मैं इधर बैलेंस शीट क्लोज करने की फिराक में हूँ, आप नए अकाउंट ओपन कर दोगे तो नया अकाउंट बैड डेट रिकवर्ड कहाँ जाएगा? फिर आप उसको वापस ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन में। तो उससे अच्छा डायरेक्ट ही करो ना, ऐसा खाने से अच्छा डायरेक्ट बैंक टू रियलाइजेशन। हाँ, अगर ये धंधा गोइंग कंसर्न रहता तो माँ कसम में बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड ही लिखता, बट अभी धंधा बंद हो रहा है और फायदा है, डूबा पैसा आ गया ने फायदा है। फायदा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अदरवाइज आप जो बोल रहे थे सही थे, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। अभी क्या लिखोगा? बाय बैंक टू रियलाइजेशन। यहां पे ऐसा ब्रैकेट में लिख दो, बैड डेट रिकवर्ड कितना है बेटा? 800। ठीक है, चलो आगे, अगला सेंटेंस पढ़ो। एक एक सेंटेंस का सलाम है, दो दो इफेक्ट देना है, डेबिट क्रेडिट। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड असेट एस्टिमेटेड 3000। There was an unrecorded asset estimated 3000, half of which has handed over to an unrecorded liability of 5000। अरे दे 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 दे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, कितने की थी बेटा? 5 की। उसके लिए हमने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, कितने की दे दिया बेटा? 2.5 की। 5 का आधा 2.5। तो बताओ तो जरा, अनरिकॉर्डेड एसेट मेरे पास कितने की बच गई? अभी भी अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की बची है? अनरिकॉर्डेड एसेट थी मेरे पास 3 की, 3 में का आधा गया तो बचा कितना बेटा? 1500। और आगे बोला है एम रिमेनिंग हाफ वॉज सोल्ड इन द मार्केट विच रियलाइज। अरे है, मजाक कर लिया अपने साथ। देखो किस्सा समझो। अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिली, कितने की मिली बेटा? 3000 की। ओ वाह, हम खुश हो गए, फायदा हो गया। इसमें की आधी अनरिकॉर्डेड एसेट गिवन फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितनी होती है आधी? 1500। बाय द वे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की है रे बेटा? टोटल अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देखो क्वेश्चन में दी है, वो थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5000 की। 5000 में से आधी अनरिकॉर्डेड एसेट हमने इनको दे दी, कितनी होती है? 1500 की। ठीक है, हाफ बोला है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हाफ सेटल कर दिया गया इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 2500। देख रहे मुन्ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 5000 की। देखो कैसा त्रिशूल बनाएंगे हम लोग। अब हाफ कितनी होती है? 2500। और बची हुई हाफ कितनी है? बराबर है, ये बचा हुआ हाफ कितना होता है? 1500। बराबर है क्या? और ये बचा हुआ हाफ बैलेंसिंग, इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया, आपस में सेट अप कर दिया। छोड़ो ना, फायदा नुकसान क्या, वैसे भी वो भी अनरिकॉर्डेड था, ये भी अनरिकॉर्डेड। अब तुम 2 करोड़ की हो, 2 रुपए की हो, 20 करोड़ की हो, क्या लेन देन? आधी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी। हाँ, रिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर सस्ते में गई रहती तो मुझे बचा हुआ फायदा रियलाइजेशन में दिखाना पड़ता, वैसे भी अनरिकॉर्डेड थी। अनरिकॉर्डेड थी नहीं है, ये भी अनरिकॉर्डेड था। दोनों बाहर के बाहर आपस में खेल के लड़के मर गए। अब ये अमाउंट इनकी क्या भी हो, अपने को क्या ही लेन देन,
इस अमाउंट से लेन देन है जो बचा हुआ है। अब बताओ ये अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में सेल हुई? सोल्ड फॉर 1300। लो अनरिकॉर्डेड था 1500, अनरिकॉर्डेड 1500 से 1300 आए, चूल्हे में जाने दो 1500 को, आए कितने? 1300। बैंक टू रियलाइजेशन खत्म। और इसका बताओ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट किया है क्या हमने? सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ, वो तो हमने दे दिया। बची हुई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया होगा ऐसा अज्यूम करूंगा। ये देखो, नहीं नहीं सर मत करो ना पेमेंट। क्यों मत करो? डिसोल्यूशन हो रहा है। रियलाइजेशन टू बैंक, पेमेंट कर दिया। सर लाइबिलिटी टू बैंक लिखो ना। अरे लाइबिलिटी है ही नहीं बुक्स में, क्या डेबिट करो? अनरिकॉर्डेड है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है जो बुक में थी ही नहीं। नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कुछ समझ में आया क्या? एक किस्सा इजी है। चलो आगे। डन। बड़े इजी नहीं है अभी? चलो एंट्री पास कर दो ये दोनों भी। बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। बोलो बैंक टू रियलाइजेशन कितना है बेटा? 1300। 1300। रियलाइजेशन टू बैंक कितना दिया? 2500। कितना दिया? 2500। चलो आगे। उसके बाद आगे लिखा है दिस सेटलमेंट ऑफ 2500 फॉर 1300। वाई टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एंड ही इज ग्रांटेड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1100। वाई को डिसोल्यूशन के लिए 400 पर मंथ दिया। देखो तो डिसोल्यूशन के लिए कितना समय लग गया? डिसोल्यूशन के लिए समय कितना लगा देखो, ढूंढो। जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने लगे क्या? 4 महीने, 400 रुपये पर मंथ, और 4 महीने की सैलरी 400 रुपये पर मंथ की सैलरी 1600 रुपये। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। दो इफेक्ट दिए ना बेटा हर चीज के, बाय रियलाइजेशन। डन, इजी। चलो आगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो गए? रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1100। भाई साहब 1100 का खर्चा हो गया। पेमेंट कर दूं क्या रे? टू बैंक। डन। और कुछ दिया है? डिसोल्यूशन वॉज कंप्लीटेड, हाँ ये तो देख लिया हमने। 30 अप्रैल को, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने लगे तो सैलरी भी दे दिया था उसको। दैट्स इट, गेम ओवर। रियलाइजेशन का फायदा नुकसान निकालो। निकालो बच्चा लोग, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। टप 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 बटन दबाओ जल्दी जल्दी से। $6900 पक्का?
कितना है फिर बांट दो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सभी का आया उत्तर डन 6900। 6900 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ कितना है? 16 आ रहा है 1600 1600 16,900 आ रहा है तो तुम 6,900 क्यों बोले? अच्छा 16,900 ओके 16,900 का प्रॉफिट है। बोलो तीनों में कैसे बटेगा? एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड है कौन कौन है? एक्स वाई जेड बताओ 16,900 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 6760 6760 एक मिनट 6760 और 1 3380। दूसरा इफेक्ट दे दो, ये बैलेंसिंग फिगर था प्रॉफिट 6760 6760 6760 और 3380 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। अच्छा जेएलपी फंड का क्या हुआ? ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में टू एक्स टू वाई टू जेड। बोलो बेटा कितना निकालो? 10,000 2 में 4,000 4,000 2,000 बराबर ना बाय जेएलपी फंड 4,000 4,000 2,000। ये भी अकाउंट क्लोज, जेएलपी क्लोज, रियलाइजेशन क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो अब। बोलो कितना है बेटा? एक्स का 40 4 44 44 4 48 6 54 54 7 60 में से 6 चले गए 48 ओके 56 360 उतना ही बैलेंस है 56 360 और बैलेंस किधर आ रहा है इतना? इधर में 2,380 2 और 2 4 और 3 7 5,380 और ये 56 360 है, सबने चेक किया और ये आया आपका 7,380 डन। तीनों का बैलेंस इधर ही आ रहा है, दे दो टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर बैंक का बैलेंस निकालो। सत्तर 10 80 16 96 1 21 600 माइनस 11,100 7.5 2.5 10 11,100 1,10,500 माइनस 48,760 माइनस 56,360 बरोबर टैली। दे दो तीनों को बाय एक्स वाई जेड बैलेंस पेड। एक ये इतना पैसा देना था ना इनको, दे दिया। इतना ही एग्जैक्ट बैंक में बचा हुआ है 48 48 760 56 360 48
760, 56,360 और 5380। खेल खत्म। कुछ था रे इस क्वेश्चन में? डन। लिख लिया बेटा सभी ने? ओके। ओके